हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। क्योंकि आज जो हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं बहुत ही वीवीआई है, खास करके उन बच्चों के लिए जो डीएलएड वाले बच्चे हैं, ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, एसएससी वाले बच्चे हैं। उनके लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बहुत कम क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है जो भी हम पढ़ाएंगे इसमें सामाजिक अध्ययन में। आज जो खास करके डीएलएड वाले बच्चों का तो एग्जाम बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है, तो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा आप लोग। बहुत कम टाइम लेंगे, आपका टाइम बर्बाद नहीं करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, यदि आप 9th-10th में पढ़े होइएगा अच्छे ढंग से, तो आप लोग को अच्छे ढंग से पता होगा कि फ्रांस की क्रांति का बात कर रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था, है ना। क्या कह रहे हैं, हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक जरूरी बात ये आप लोग को बता दें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बताएंगे, पढ़ाएंगे। और जिनको भी इसका नोट चाहिए, आपको नोट जो है इसके टेलीग्राम लिंक पे जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा। ये उन्नति आसान सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो वहां जाकर के आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा बेसिक मैथ जो है वो भी शुरू हो चुका है, तो वो भी जाकर के बेसिक मैथ भी आप पढ़ सकते हैं। खास करके डीएलएड वाले बच्चों के लिए इंपोर्टेंट है ये बात। तरह समझ में चलिए, तो आप हम लोग पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था। तो लुई 14, लुई 16, लुई फिलिप या नेपोलियन। जिन बच्चों को आता होगा कमेंट करके बताइएगा आप लोग, आता ही होगा आप लोग को। लेकिन चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते, कह रहा है लुई 14 सूर्य राजा के रूप में प्रसिद्ध था, जो कि 1643 से लेकर के 1715 तक फ्रांस पर शासन किया। लेकिन फ्रांस की क्रांति के समय ये राजा नहीं था। बात है समझ में? जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। कह रहा है कि लुई 14 राजा तो था, और लुई 14 को सूर्य राजा के रूप में भी जाना जाता था, सन किंग जिसको कहते हैं। बट ये जो है ना, ये 1643 से लेकर के 1715 तक फ्रांस पे शासन भी किया। लेकिन फ्रांस की जो क्रांति हुआ उस टाइम ये राजा नहीं था। हम लोग के पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था। राजा लुई 14 था, लेकिन ये फ्रांस की क्रांति के समय नहीं था। लुई 16 फ्रांसीसी क्रांति 1789 के समय राजा था, और 1793 में इनको जो है फांसी दे दिया गया। तो आंसर तो ये होगा। लेकिन आगे देखते हैं, लुई फिलिप 1830 की क्रांति के बाद राजा बना और 1848 में हटाया गया, है ना। तो ये फ्रांस ये राजा था, लेकिन फ्रांस की क्रांति के समय राजा नहीं था। नेपोलियन की बात करें तो 1799 में सत्ता संभाला और 1804 में सम्राट बन गया था। लेकिन फ्रांस की क्रांति के समय राजा नहीं था। फ्रांस की क्रांति के समय जो राजा था फ्रांस का, वो कौन था बाबू? ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? लुई 16। नहीं, क्या हो जाएगा? लुई 16। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाली थी? चेरो जनजाति, वेयर वाज द चेरो ट्राइब प्राइमरी लोकेटेड? कह रहा भागलपुर, रांची, पटना, पलामू। भागलपुर बिहार का एक जिला है, रांची जो है झारखंड की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, पलामू एगो बस जाता है, जो कि आपका ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? पलामू। जहां पे ये चेरो जनजाति जहां रहते थे, बिहार में ही है ये। तो चेरो जनजाति रहते थे। बात समझ में? कह रहा है यूसुफ मैजनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की। वेयर डिड जोसेफ मैजनी एस्टेब्लिश द सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी यंग यूरोप? मार्सिले, वर्न, वियना, बुडापेस्ट। चलिए इस चारों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा कि मार्सिले क्या है। मार्सिले फ्रांस का एक बंदरगाह शहर है। क्या है? बंदरगाह शहर है। और यंग इटली की स्थापना कहां हुआ था? मार्सिले में। बट हमसे पूछ रहा है यंग यूरोप, हमसे क्या पूछ रहा है बाबू? यंग यूरोप पूछ रहा है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे फ्रांस के एक बंदरगाह शहर था और इसको यंग इटली की स्थापना यहाँ हुआ था। बर्न की बात करें तो यहाँ भी हम लोग, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला है। बात रहा समझ में? बर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी, और यहाँ यंग यूरोप की स्थापना हुआ था। तो आंसर ये होगा। लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन जो है इस सबसे रिलेटेड, देखो क्या है ना कि ऑप्शन को हम इसलिए डिटेल कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन इधर उधर जहां से भी घुमा दे आप आराम से बना दो। वियना की बात करें, ऑस्ट्रिया की राजधानी, यंग यूरोप से जुड़ा नहीं था। देखो वियना एक ऑस्ट्रिया की राजधानी है, इसको यंग यूरोप से कोई मतलब लेना देना नहीं था। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, और इसको जो है ये यूसुफ मेजनी से तो कोई संबंधित रखता ही नहीं है। बात रहा समझ में? तो इसका आंसर जो होगा आपका वो क्या होगा? यूसुफ मेजनी यंग यूरोप नामक स्थापना, भूमिगत भूमि समाज की स्थापना कहाँ किया था? बर्न में किया था। कहाँ किया था? बर्न में। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? विच कमिटी वाज फॉर्म बाय द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर?
कह रहा है हंटर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, डायर समिति, चेम्सफोर्ड समिति। जानते हैं ये समितियां होती क्या है, इसके बारे में समझते हैं। कह रहा है हंटर समिति, कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने 1919 में इस जांच समिति का गठन किया, और मॉन्टेग्यू समिति 1918 में भारत में संवैधानिक सुधार के लिए बनी। डायर समिति, ऐसी कोई समिति नहीं थी जो जनरल डायर वगैरह सब पे, मतलब ये जनरल डायर एक किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये कोई समिति नहीं थी। चेम्सफोर्ड समिति कह रहा है 1918 में भारत सरकार के अधिनियम सुधार के लिए बनाई गई थी। तो आपको क्या आंसर लग रहा है, कह रहा है हंटर समिति ब्रिटिश सरकार ने 1919 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी जो 1919 में अमृतसर में हुआ था, बात है समझ में। तो ये देखो बुआ 9 10 का सब इसमें 9 10 का है, समझ में आ रहा है। 9 10 यदि जरा सा आपका अच्छा है, 9 10 यदि आप चाहते हो कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम जल्दी निकल जाए, तो आप 9 10 का जो है एनसीईआरटी का और बिहार बोर्ड का सारे का सारा जो है आप लोग बुक पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा डिटेल से पढ़ो। डीएलएड निकालना चाहते हो तो आपके पास उतना टाइम तो है नहीं, तो आप भाई वीडियो देखो, वीडियो में हम आपका ज्यादा जो है ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो ज्यादा इंपोर्टेंट है, उस क्वेश्चन को लेकर के आते हैं जो कि कई बार पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद क्या कह रहा है बाबू, इसमें हंटर समिति जो है, तो देख लो मॉन्टेग्यू समिति तो नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है क्या कह रहा है 1918 में ये हुआ था, नहीं। डायर समिति ये तो कुछ है ही नहीं, डायर किसी व्यक्ति का नाम है, जनरल डायर, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का सबसे बड़ा यदि दोषी है तो जनरल डायर, जिन्होंने जो है गोली चलाने के लिए जो है आदेश दे दिया था। उसके बाद चेम्सफोर्ड की बात करें तो 1918 की बात है, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में। तो इसका आंसर क्या होगा बुआ, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हंटर समिति नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, यानी हु इज नोन एज द फादर ऑफ द प्रेस इन इंडिया, है ना। कह रहा है राजा राम मोहन राय, गोविंद मोहन, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, और या फिर विनोबा भावे। तो जानते हैं कि राजा राम मोहन राय कौन थे, गोविंद मोहन कौन थे, जेम्स फोर्ड कौन थे, है ना। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय 1819 में संवाद, कॉमेडी और मिरार उल अखबार पत्र निकाला था इन्होंने। उसके अलावा यदि हम बात करें गोविंदा मोहन की, तो ये तो नहीं होगा बुआ। कह रहा है गोविंदा मोहन भारतीय पुनर्जागरण से जुड़े व्यक्ति थे, लेकिन प्रेस से इसका कोई लेना देना नहीं था। कह रहा है जेम्स ऑगस्ट हिक्की 1780 में हिक्कीज बंगाल गजट निकाला और भारतीय पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। तो ये आंसर तो यही दिख रहा है। और विनोबा भावे ये भूदान आंदोलन के लिए जो है प्रवर्तक थे, इनको जो है प्रेस से कोई मतलब नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज द नाथुला पास लोकेटेड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये सारे के सारे जो भी आपको दिख रहा है ये भारत का स्टेट है, राज्य है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या डिटेल करें, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिक्किम। इसका आंसर क्या होगा बाबू, सिक्किम होगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में भारत और चीन के सीमा पे स्थित है। कहाँ स्थित है, भारत और चीन के सीमा पे स्थित है। बात है समझ में। चलिए अगला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। जयवर्धनपुरा, त्रिकोणामाली, बाटिकोलावा, कोलंबो, ये सब के सब श्रीलंका का ही एक शहर है। लेकिन राजधानी की बात करें तो राजधानी के लिए थोड़ा सा डिटेल करेंगे। कह रहा है जयवर्धनपुरा श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी है। क्या है, आधिकारिक राजधानी है। और ये देखो आंसर तो पहले वाला हो गया, लेकिन आगे भी पढ़ते हैं क्या है, त्रिकोणामाली यह श्रीलंका का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। और उसके अलावा ये क्या है, ये तो नहीं होगा आंसर, हमसे पूछ रहा है कि क्या हो राजधानी, नहीं। कह रहा है बाटिकोलावा यह पूर्वी श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण शहर है जो लेगुन और जल निकाय के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कोलंबो श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। देखो राजधानी तो है, ये राजधानी कोलंबो राजधानी तो है, लेकिन ऑफिशियली जो कैपिटल कह सकते हो ये नहीं है, बल्कि ये फाइनेंशियल कैपिटल है, जिसको वित्त राज्य कहते हैं, वित्त राजधानी बोलते हैं। जिस तरीके से भारत का राजधानी नई दिल्ली है और भारत की जो वित्त राजधानी है वो मुंबई है, उसी तरीके से श्रीलंका की जो राजधानी है जयवर्धनपुरा है, और यहाँ की जो वित्त राजधानी है वो कोलंबो है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, जयवर्धनपुरा। नहीं, क्या हो जाएगा आंसर इसका, जयवर्धन
पूरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, जिसको आर्थिक राजधानी भी कह सकते हो, इकोनॉमिकली है। तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्यतः मछलियों का चयन किया जाता है। विच फिश स्पेसीज आर कॉमनली सिलेक्टेड फॉर पॉन्ड कल्चर सिस्टम। अच्छा, इसमें कह रहा है कि तालाब में पालने के लिए किस मछली को रखा जाता है, नहीं, तालाब में पालने के लिए किस मछली को रखा जाता है। तो क्या होगा बाबू कि देखो शार्क और किरने, तो देखो चलिए इस चारों ऑप्शन का हम थोड़ा सा डिटेल करते हैं। शार्क जो होता है ना, शार्क बाबू तालाब में नहीं रखा जाता, ये समुद्र मछलियां हैं और ये तालाब पालन प्रणाली में उपयोग नहीं की जाती है। सार्डिन और मैकरल्स की बात करें तो ये छोटी समुद्री मछलियां हैं और ये खुले महासागरों में पाई जाती है। तो ये हो नहीं होगा, ये भी जो है नहीं होगा। कह रहा मुलेट, वैक्सी और पर्ल स्पॉट, ये भी समुद्री या खारे पानी की मछलियां हैं, लेकिन ये भारत के मीठे पानी के तालाबों में ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। तो आंसर ये भी नहीं होगा। आंसर जो होगा आपका, अब एक को बचा तो आंसर डी हो जाएगा। क्या है, कैटला, रोहू, रोहू मछली जो होता है, मिगल्स, कॉमन कॉर्प और ग्रास कॉर्प, ये भारत में तालाब मत्स्य पालन के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मछलियां हैं। तालाब में पाए जाने वाले सबसे अधिक मछलियां ये सब नहीं, जो तालाब में पालन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बउआ, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौ एस्क खदान है। कुद्रेमुख इज एन इंपोर्टेंट आयरन और माइन इन विच स्टेट, केरल में है, मध्य प्रदेश में है या कर्नाटक में है या आंध्र प्रदेश में, इसको थोड़ा डिटेल करेंगे समझ में आ जाएगा खुद आपको। कह रहा है केरल, केरल एक लॉ एस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये केरल जो है लॉ एस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। मध्य प्रदेश, यहाँ लॉ एस्क पाया जाता है लेकिन कुदेरमुख नहीं है। देखो यहाँ लॉ एस्क तो पाया जाता है लेकिन कुदेरमुख एक नाम, प्रॉपर नाम कह रहा है। बात यदि आपसे डायरेक्ट कह दे कि शहर कहाँ है, तो शहर तो कहीं भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, पटना में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन कह दे, आपसे कह दे कि चलो भाई ये इंडिया गेट कहाँ है, तो एक जगह का नाम बता दिया, एक किसी चीज का नाम बता दिया कि इंडिया गेट कहाँ है, लाल किला कहाँ है, नहीं, या फिर आपसे कोई बोल दे लहरिया सराय कहाँ है, तो दरभंगा में है, नहीं, तो एक जगह का नाम बता दिया जा रहा है। बात रहा समझ में। तो कर्नाटक, कुदेरमुख कर्नाटक के चिकन मंगलूर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण लौ एस्क खदान है। कुदेरमुख कहाँ है बाबू, कर्नाटक में है। और आंध्र प्रदेश, यहाँ लौ एस्क की कुछ खदानें हैं लेकिन कुदेरमुख नहीं है, जगह का बता रहा है, तो ये आंसर कर्नाटक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कर्नाटक हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा आंसर, कर्नाटक। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व, प्रत्येक वर्ष 22 मई को, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 22 जून को, या फिर प्रत्येक वर्ष 22 नवंबर को। तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। प्रत्येक वर्ष 22 मई को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से जैव विविधता के महत्व को दर्शाने के लिए इस दिन को घोषित किया गया। पहले आंसर हो जाएगा, लेकिन जान लेते 22 अप्रैल को क्या होता है। 22 अप्रैल को यह पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है। कितने तारीख को, 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, जो कि पर्यावरण संरक्षण पे केंद्रित है। और 22 जून को इस दिन का जैव विविधता से कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक 22 नवंबर को यह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस से नहीं मनाया जाता। ये सब तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन हाँ ये याद रख लीजिएगा कि पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा प्रत्येक वर्ष 22 मई को, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, वेयर इज द इंडिया फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड, बरौनी में, गुवाहाटी में, मथुरा में, या फिर डिगबोई में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बरौनी जो है बिहार में स्थित यह तेल रिफाइनरी भारत की प्रमुख रिफाइनरियों में से एक है, लेकिन यह पहली नहीं है। पहली पूछ रही है तो पहली है तो नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, गुवाहाटी, असम की यह रिफाइनरी भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी थी, लेकिन पहली नहीं है। ये कह रहा है क्या, असम की यह रिफाइनरी भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी थी, लेकिन पहली नहीं है। कह रहा मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थित यह रिफाइनरी बाद में स्थापित हुआ था, पहला नहीं था। डिगबोई की बात करें, यह भारत की पहली और एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी 1901 में स्थापित किया गया था, जो कि असम में है। असम में कहाँ है, असम में है। बात समझ में, ये कहा है असम में। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डिगबोई, असम, डिगबोई। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिगबोई असम में स्थित है, जो कि 1901 में स्थापित किया गया था, नहीं कहा 1901 में स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, इन विच स्टेट इज कांडला पोर्ट लोकेटेड,
पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या गुजरात या फिर गोवा। तो इसका वो थोड़ा सा डिटेल करते हैं। कांडला बंदरगाह कह रहा है पश्चिम बंगाल, यहाँ प्रमुख बंदरगाह कोलकाता पोर्ट है। नहीं, लेकिन हमसे जो पूछ रहा है वो देख लो, कांडला बंदरगाह का नाम दे दिया। हम पहले बताए, यदि आपसे पूछ दे कि किला कहाँ है, तो किला तो बहुत जगह है, बहुत जगह, लेकिन बोल दे लाल किला कहाँ है, तो फिर दिल्ली बताएंगे। बात है ना समझ में। तो कांडला बंदरगाह क्या है, कह रहा है कांडला बंदरगाह पश्चिम बंगाल, यहाँ प्रमुख बंदरगाह कोलकाता पोर्ट है, बट कांडला नहीं है। महाराष्ट्र या मुंबई और नौवा सेवा जेएनपीटी बंदरगाह है, लेकिन कांडला नहीं है। गुजरात, कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है और इसे अब दीनदयाल पोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीनदयाल पोर्ट। तो याद रखिएगा कंपटीशन वाले बच्चों, आपसे कहीं हो सकता है तो दीनदयाल पोर्ट भी पूछ दे कि दीनदयाल पोर्ट कहाँ है, या हो सकता है तो कांडला पूछे। याद रखिएगा आप लोग। गोवा, यहाँ मर्म गांव बंदरगाह स्थित है। कौन सा है यहाँ? तो याद रखिए कि पश्चिम बंगाल में जो है कोलकाता पोर्ट है, महाराष्ट्र में जो है नौवा सेवा जिसको जेएनपीटी बंदरगाह कहते हैं, गुजरात में कांडला है या दीनदयाल पोर्ट कह सकते हो, और गोवा में यहाँ मर्मगांव पोर्ट है, नहीं बंदरगाह है। चलिए उसके बाद तो इसका आंसर क्या होगा बुआ? गुजरात हो जाएगा आंसर, राइट आंसर गुजरात। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार? गंगा, कोसी, गंडक, सोन, है कि नहीं? बच्चे, जो बच्चे आज जन्म लिए होंगे ना, जो बच्चे आज जन्म लिए होंगे, तो जैसे वो भी 10-12 साल के बाद वो भी जो है आंसर बता देगा कि क्या होगा, है कि नहीं? नहीं बता देगा आंसर कि क्या होगा इसका आंसर, बताइए। चलिए, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यहाँ देख लीजिए, गंगा, यह बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन इसे बिहार का शोक नहीं कहा जाता। कोसी, बात करेंगे कोसी पे। गंडक, यह भी एक प्रमुख नदी है, लेकिन इसे बिहार का शोक नहीं कहा जाता। सोन नदी, यह गंगा की एक सहायक नदी है और बिहार में बाढ़ के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो एक को बचिया, क्या बचिया बाबू? कोसी। क्या बच गया? कोसी। इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यही जो है बार बार बाढ़ ला करके बिहार को तहस नहस कर देता है। ये जो है बउआ नेपाल से निकलता है। कहां से निकल के आता है? नेपाल से निकल के आता है, और बिहार के लिए एक अभिशाप है। बिहार के लिए सबसे खतरनाक नदियां हैं, ये नदी है कोसी नदी, जो कि बिहार को बर्बाद करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस नदी का है कि नहीं? तो चलिए, और कुछ कुछ योगदान तो हमारे बिहार के नेताओं का भी है, और कुछ योगदान इस कोसी नदी का भी है। तो ये कोसी नदी है ना, तो क्या हो जाएगा? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? देखो, यदि जो बच्चे संविधान को डिटेल से पढ़ना चाहते हो, 9th क्लास वाले जाना इसे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, 9th क्लास पे, वहां पे हम मैप पढ़ाए हुए हैं, संविधान पढ़ाए हुए हैं, संविधान पढ़ लीजिएगा, काफी डिटेल से पढ़ाया। वैसे हम पढ़ाएंगे अगले दिन, कल जो क्लास लेने वाले संविधान का ही क्लास लेंगे। कह रहा है लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है ना? इन डेमोक्रेसी द कंसेप्ट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कह रहा है भाग 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर पार्ट 4? तो कह रहा है चलिए क्या क्या चर्चा है इसमें? पार्ट 1 में क्या चीज का चर्चा है? कह रहा है पार्ट 1, इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान होते हैं। क्या चीज से होते हैं? हमसे जो पूछ रहा है वो समझिए। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? संविधान के किस भाग से ली गई है? तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, संविधान के किस भाग से ली गई है? तो यहाँ पे पहला भाग 1 में कह रहा है कि इस भाग 1 में इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान होते हैं। इट कंटेन्स प्रोविजनल रिलेटिंग टू द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। कह रहा भाग 2, इसमें नागरिकता सिटीजनशिप का प्रावधान शामिल। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। भाग 3, इसमें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट शामिल है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारी को सुनिश्चित करते हैं, जो हमारे फंडामेंटल 6 गो फंडामेंटल राइट है। कई बार पूछ देता है फंडामेंटल राइट, तो 6 गो हमारा फंडामेंटल राइट है। पहले 7 फंडामेंटल राइट था, बट अब 6 फंडामेंटल राइट कर दिया गया है। उसके अलावा तो ये भी तो नहीं होगा। कह रहा है भाग 6, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, डायरेक्टिविटी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं, जो कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की जो है संकल्पना को प्रोत्साहित करता है।
तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर होगा भाग 4। देख लो, एक चीज याद रखिएगा, भाग पार्ट 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 बांटा गया, नहीं पार्ट टू पार्ट बांटा गया है। देखो आर्टिकल है संविधान में, आर्टिकल किसको कहते हैं डिटेल से हम पढ़ा हुआ 9th वाला में, जाकर के देख लो भाई। आपको सर हम तो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, हम जाएंगे 9th का पढ़ने, वो नहीं 9th का पढ़ोगे ना, ये वो कंपटीशन नहीं निकल सकता, 9th 10th का नहीं पढ़ोगे नहीं निकलेगा, हम लिख के दे रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा आपको, बात रहा समझ में। तो जाकर के देख लो, डिटेल से हम वीडियो बनाए हुए, डिटेल वीडियो जाकर के वहां देखो, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वहां वीडियो है, बहुत ही अच्छा ढंग से आप पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं, तो जाकर के आप एक बार देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। बात है समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन, मतगणना का कार्य कौन करता है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द काउंटिंग ऑफ वोट्स? है ना, कह रहा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर चुनाव आयोग, यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या फिर इलेक्शन कमीशन। क्या है? कह रहा है वोट जो गिनते हैं, काउंट करते वोट, मतगणना जिसको कहते हैं, कौन करते, किन के पास पावर है? तो देखते हैं राष्ट्रपति। कह रहा है राष्ट्रपति चुनाव में विजेता की घोषणा करता है, लेकिन मतगणना का कार्य नहीं करता, गिनने का काम राष्ट्रपति का नहीं है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, लेकिन इनका काम ये नहीं होता कि वो भाई चुनाव उनाव में जाएगा ये करने के लिए कि किसको कितना वोट आया, ये काम इसका नहीं। यदि ऐसा रहता तो प्रधानमंत्री हर साल अपना ही गिन गान के अपने ही प्रधानमंत्री बन जाते, समझे। राज्यपाल, राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं करता है। चुनाव आयोग, भारत में चुनाव आयोग, ईसीआई जिसको कहते हैं, नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक स्वतंत्र संस्था है जो मतदान और मतगणना दोनों की निगरानी इनके अंदर होकर रहता है। तो क्या होगा इसका आंसर बाबू? चुनाव आयोग, जिसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं। उसके बाद अगला, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? व्हाट इज द लोकसभा कॉल्ड इन इंग्लैंड? है ना, कह रहा है प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उच्च सदन, अपर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन, लॉर्ड्स कहेंगे, लॉर्ड्स, लॉर्ड्स नहीं लॉर्ड्स। तो चलिए क्या क्या है डिटेल करते हैं। कह रहा है प्रतिनिधि सभा या संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में संसद के निचले सदन का नाम है, नहीं, लेकिन हमसे पूछ रहा है इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का बात करेंगे। कह रहा उच्च सदन या राज्यसभा से मिलता जुलता है, लेकिन लोकसभा के लिए यह विकल्प नहीं है ना। हाउस ऑफ कॉमन्स या इंग्लैंड ब्रिटेन में संसद का निचला सदन है, जो भारत की लोकसभा के समान है, तो ये मिल रहा है। लॉर्ड्स की बात करें, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स का संक्षिप्त नाम हो सकता है, जो इंग्लैंड की संसद का उच्च सदन है। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है वही बताते हैं। हमसे पूछ रहा है कि लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बाबू? लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? कह रहा है ये इंग्लैंड ब्रिटेन में संसद का निचला सदन है, जो भारतीय लोकसभा के समान है, तो क्या होगा बाबू? हाउस ऑफ कॉमन, है ना। चलिए अगला, कह रहा है निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल राइट? मतदान का अधिकार, राइट टू वोट, चुनाव लड़ने का अधिकार, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, किसी धर्म को स्वीकार करने का, राइट टू एक्सेप्ट एनी रिलीजन, है ना, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, राइट टू सिटीजन क्राइटिसाइज द गवर्नमेंट। अब यहां देखिए, क्या निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? हाँ, राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये समझिए, राजनीतिक अधिकार नहीं है, यानी कि देखो ये सब तो राजनीतिक अधिकार है, एक चीज नहीं है। देखिए कह रहा है मतदान का अधिकार, यह राजनीतिक अधिकार है, क्योंकि यह नागरिकों को सरकार चुनने का अधिकार देता है। नहीं, चुनाव लड़ने का अधिकार, यह भी राजनीति, तो ये तो अधिकार है नहीं, राजनीतिक अधिकार है। निगेटिव में क्वेश्चन पूछ रहा है तो है। कह रहा है मतदान का अधिकार यह राजनीतिक अधिकार है, क्योंकि यह नागरिकों को सरकार चुनने के लिए शक्ति देता है। चुनाव लड़ने का अधिकार, यह भी राजनीतिक अधिकार है, क्योंकि यह नागरिकों को सरकारी पदों के लिए चुनाव कर लड़ने की अनुमति देता है। नहीं, उसके अलावा किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, यह मौलिक अधिकार है, न कि राजनीतिक अधिकार है। सरकार की आलोचना करने का अधिकार, यह भी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, जो एक लोकतांत्रिक अधिकार का राजनीतिक संबंधित है। लेकिन किसी धर्म को आप अपनाते हो, आप किसी भी धर्म को अपना रहे हो, तो उस धर्म को अपनाने के लिए आपका ये मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट में है कि आप किसी भी धर्म को अपनाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये किसी धर्म को स्वीकार करना, ये अधिकार राजनीतिक नहीं है, बल्कि हमारा फंडामेंटल राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया? भारत में नागरिक का जो भागीदारी, इन इंडिया द इशू ऑफ सिटीजन
पार्टिसिपेशन इज रिजॉल्व बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, संख्या बल, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म की बात करें, या अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें, समाज की विभाजन, सोशल डिवीजन की बात करें, तो क्या हो सकता है इसमें? तो चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है संख्या बल, लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व है, लेकिन नागरिक भागीदारी का मूल आधार नहीं है। हाँ, जिनका मेजोरिटी है, लोकतंत्र में एक चीज तो है कि मेजोरिटी है, जिनकी संख्या ज्यादा है उनका सरकार बनता है, बट ये लेकिन ये नागरिकताओं का, नागरिक भागीदारी का मूल नहीं हो सकता। ये कह सकते हो कि एक बेसिक फाउंडेशन नहीं हो सकता, किसका मतलब कि लोगों का आधार का बेस का नहीं हो सकता। तो कह रहा है उसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन नागरिक भागीदारी इससे नियंत्रित नहीं हो सकता। नहीं कि मतलब कि धर्मनिरपेक्ष है कि चलो भारत में आप कोई भी धर्म, सब धर्म बराबर है, इक्वल है, कोई भी धर्म मानो, ये वो कुछ नहीं। लेकिन इससे लोगों का, नागरिकता का यदि हम लोग बात करें, नागरिकता इशू जो है वो नहीं खत्म होगा। कह रहा है अवसर की समानता, संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देता है, इसलिए नागरिक भागीदारी इसी सिद्धांत पे आधारित है ना। कह रहा संविधान सभी नागरिकों को जो है समान अधिकार देता है, अवसर देता है। उसके अलावा समाज का विभाजन, समाज में विभिन्न वर्ग होते हैं, लेकिन यह नागरिक भागीदारी का अधिकार क्या कह रहा आधार नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा अवसर की समानता नहीं, अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यही जो है लोगों को क्या करता है, यही जो है लोगों को जो है ना एक तरीके से कह सकते हो कि लोगों को जो है समान अधिकार देने का ये बनाता है, लोगों को एक अलग लेवल पे ले जाने का, भागीदारी का एक योगदान देता है, आधार बनाता है, बेस बनाता है। नहीं, उसके अलावा कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी? शिक्षा का अभाव, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, जनसंख्या की अधिकता, बहुदलीय पद्धति। कह रहा है सर्वोत्तम गुण, गुण क्वालिटी की बात कर रहा है, इसका लोकतंत्र का क्वालिटी की बात कर रहा है। नहीं, लोकतंत्र की क्वालिटी में क्या है, तो अब आगे बढ़ते डिटेल करते शिक्षा का, यह लोकतंत्र के लिए बाधा है, गुण नहीं कह सकते इसको। नहीं, इसको हम गुण नहीं कह सकते हैं, गुण इसको नहीं कहा जा सकता है। नहीं, ये मच्छर से परेशान कर रहा नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? शिक्षा का अभाव? नहीं, आगे इसको डिटेल करेंगे तो शिक्षा का अभाव जो है ये बाधा हो सकता है, गुण नहीं हो सकता। कह रहा है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, लोकतंत्र सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और अधिकार देता है, जिससे उसकी गरिमा बढ़ती है। जनसंख्या की अधिकता, यह लोकतंत्र का गुण नहीं है बल्कि एक चुनौती है। बहुदलीय पद्धति, यह लोकतंत्र की एक विशेषता हो सकती है, लेकिन सर्वोत्तम गुण नहीं हो सकती। तो गुण क्या है बाबू? नागरिकों को गरिमा देना, नागरिकों में क्या करना है, एक तरीके से कह सकते हो कि लोगों में, लोकतंत्र के सभी नागरिकों को समानता, इक्वलिटी देना, फ्रीडम देना, राइट देना, है ना। तो ये सारे चीज क्या हो जाता है, यही चीज जो है सबसे बड़ा गुण क्या है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण है कि हम अपने सरकार को हम चुनाव कर सकते हैं, जिनको चुनना चाहेंगे हम चुन सकते हैं। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? विच फैक्टर इंडिकेट्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म? अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता, पंचायती राज। तो इसको डिटेल करेंगे। कह रहा है अशिक्षा, यह लोकतंत्र के लिए विकास में बाधा डालता है। बेरोजगारी, यह भी एक समस्या है, न कि लोकतांत्रिक सुधार कह सकते हो। असमानता, कह रहा है लोकतांत्रिक सुधार की बात कर रहा है, तो कह रहा है असमानता, यह लोकतंत्र में सुधार करने की आवश्यकता को दर्शाता है, लेकिन सुधार का सूचक नहीं है। पंचायती राज, यह भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है, और लोकतांत्रिक सुधार का सूचक, विकेंद्रीकरण करना मतलब कि जो बांटा गया, डिवाइड कर दिया गया है, कि केंद्र सरकार के पास कितना पावर है, राज्य सरकार के पास कितना पावर है, पंचायत में जो मुखिया सरपंच होते हैं उनके पास कितना पावर है, उसको विकेंद्रीकरण कहा गया है। मतलब कि उसको क्या किया गया, बांटा गया। नहीं, तो उसके बाद ये थैंक यू, बस इतना ही था क्वेश्चन बाबू, इतना ही। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, खास करके डीएलएड वाले बच्चों के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। जो भी बताया आप पूरे डिटेल से पढ़ा है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से ढंग से समझ में आया होगा। इसी तरीके से और भी डिटेल वीडियो जानने के देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको पूरे के पूरे डिटेल वीडियो मिलेगा। आप जो बच्चे डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं तो जम करके तैयारी कीजिए, बहुत कम टाइम है, मेहनत कीजिए, और इतनी मेहनत कीजिए कि आपका जो है आसानी से डीएलएड निकल जाए। डीएलएड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत कीजिए, बस आपका डीएलएड आसानी से निकल जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।